हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं आपका टीचर सर अफजल अपने क्लास के अंदर आपको वेलकम कहता हूं। और आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। ठीक है, तो प्रीवियस वीक के अंदर जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस जो है वो पूछे थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो रिलेटेड है क्वेश्चंस एंड आंसर्स से। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 पूछा गया है वो पूछा गया है नेहा से। ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर हम मोलर हीट कैपेसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और उसके अलावा उसने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आयरन एंड वाटर की मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी के ऊपर मैं प्रीवियस लेक्चर के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे उसको एक मरतबा जो है वो शार्टली जो है वो डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree Kelvin or Celsius of a substance 1 mole। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी हम किसे कहते हैं कि जब आपके किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, 1 मोल। और जब हम उसको हीट अप करें तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना राइज अप होना चाहिए, या तो 1 केल्विन या तो 1 सेल्सियस। तो वो जो हमें हीट उसको हम देंगे, उस हीट को हम क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और इसका हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था वो ये था कि C डैश इक्वल होता है डेल्टा Q बाई N डेल्टा T के। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा Q क्या है ये आपको पता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट करता है मोल को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। ठीक है, एंड डेल्टा T जो है वो आपको पता है कि ये टेम्परेचर की जो है वो साइन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मोलर हीट कैपेसिटी की आपका यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, लेकिन इसका फर्दर अदर यूनिट भी है। ठीक है, वो क्या होगा, आप केल्विन की जगह पे अगर सेल्सियस का जो यूनिट होता है अगर सेंटीग्रेड इनवर्स रखेंगे तो ये भी हो सकता है। तो जूल पर मोल इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स, ये दोनों यूनिट्स होते हैं मोलर हीट कैपेसिटी के। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि इसको हम मेजर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मेजर करने का ये तरीका होता है, आपने जब लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको पता है कि जब आप किसी लिक्विड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर आपको जो उसका टेम्परेचर मालूम करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मोल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। ठीक है ना, तो लिक्विड का जो आपका टेम्परेचर होता है वो बहुत ही आसान होता है मेजर करना। और इसी तरीके से जो आपके गैसेस होते हैं उनका हम किस तरीके से टेम्परेचर जो राइजिंग है 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन वो किस तरीके से मालूम करते हैं। क्योंकि आजकल जो ऐसे सिस्टम में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मॉडर्न थर्मोमीटर्स की हम हेल्प लेते हैं। मॉडर्न थर्मोमीटर्स ये एक्चुअली ऐसे थर्मोमीटर्स होते हैं, थर्मोमीटर्स जो कंटेनर के अंदर फिक्स होते हैं, फिक्स्ड इन कंटेनर। ठीक है, तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीटअप करते हैं, चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे आपका जो है वो लिक्विड हो,
या आपकी गैस हो, तो तीनों की जब भी आप इनका जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करेंगे, तो जैसे ही इनका 1 केल्विन या जिसको हम कहते हैं 1 सेंटीग्रेड जैसे ही इंक्रीज होगा तो ये आपको बताएगा, और आप जो है वो उस टाइम पे जो है वो उसकी हीट जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और हीट को मेजर करने के लिए हम कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो आपका होता है कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की हीट, फिर कैलोरीज को कैलोरीमीटर के थ्रू हम उसको फिर क्या करते हैं, जूल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है उसको मेजर करने का। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये था कि सर हमें बताएं कि आयरन एंड वाटर की जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो अगर हम बात करें मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, अगर हम वाटर की मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका ऑलमोस्ट 75.38 जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, लेकिन इस फिगर को यहाँ पे समझने की जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, ये 75.38 जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स क्या है, ये है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो ये होती है कि मीन्स आपके 1 मोल ऑफ वाटर, क्या 1 मोल ऑफ अगर आपका वाटर हो, अगर आप उसका 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड कितनी है आपको दैट इज 75.38 जूल्स। ठीक है, तो ये इससे जो है वो हम इस तरीके से जो है वो समझेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है वो सेकंड क्वेश्चन था कि आयरन की जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो अब हम लिखते हैं आयरन मोलर हीट कैपेसिटी। ये वैल्यूज फिक्स होते हैं, आपके बुक के अंदर भी जो है वो टेबल अवेलेबल है, वहाँ पे भी वैल्यूज लिखे हुए हैं, ये आपको नोट करने हैं। ठीक है ना, तो आपकी जो आयरन की मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसका वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 25.10 जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये आपकी होती है आयरन की मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके आयरन का भी 1 मोल ही होगा, और उसको उसके 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन को इंक्रीज करने के लिए जो आपको हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, वो होगी 25.10 जूल्स। ठीक है, तो आप इन वैल्यूज को नोट कर लें। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस दूसरे क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का वो ये है, दैट क्वेश्चन इज बाय द महबूब। ठीक है, ये क्वेश्चन महबूब से है, और ये क्वेश्चन है कि सर हमें डिफरेंस बताएं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं यहाँ पे जो है वो एक सेंटर में लाइन लगाता हूँ ताकि आप दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ आए। तो मैं एक साइड पे लिखता हूँ जो है वो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और दूसरी साइड पे मैं लिखता हूं जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो आपका सब्सटेंस होता है दैट इज 1 kg, ये ध्यान में रखें, मींस यूनिट मास आपका सब्सटेंस होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें
तो यहाँ पे आपका सब्सटेंस जो है वो 1 मोल होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इन दोनों के अंदर कांस्टेंट है कि यहाँ पे भी आपका जो टेम्परेचर राइज अप होगा वो भी 1 डिग्री सेल्सियस होगा और 1 डिग्री केल्विन होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, ठीक है। और इन दोनों के फार्मूलाज में भी डिफरेंस है और इन दोनों के यूनिट्स में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो होता है आपका कि सॉरी यहाँ पे डैश नहीं आएगा क्योंकि डैश आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, और ये इक्वल होता है डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी के, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है हीट को और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट मास को केजी, और यहाँ पे डेल्टा टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। तो क्या हो जाएगा आपका यूनिट जूल पर केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, या आपका जो है वो ये भी यूनिट हो सकता है जूल पर केजी इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका यूनिट हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अगर हम फार्मूला जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये होता है सी डैश इक्वल होता है डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी के, ठीक है। अब यहाँ पे जो एन होता है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मोल को, तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा जूल पर मोल इनवर्स एंड द केल्विन इनवर्स, या फिर इसका यूनिट ये भी हो सकता है जूल पर मोल इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका जो है वो महबूब अली ने जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास शहजाद का, ठीक है। तो शहजाद को मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी जो है वो इसका आंसर दिया था, लेकिन उसने जो है वो पूछा कि सर हमें जो है वो ये बताएं कि एक्चुअली मेन रीज़न जो होता है वो थर्मल एक्सपांशन का क्या होता है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और शहजाद के क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। शहजाद ने पूछा है कि सर बताएं कि मेन रीज़न थर्मल ऑफ एक्सपांशन क्या है और ग्राफ बताएं कि क्या बनेगा थर्मल एक्सपांशन का, ठीक है ना। इनके दरमियान ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसके पहले क्वेश्चन को जो है वो डिफाइन करता हूँ, ठीक है बाबा। अगर हम जो है वो रीज़न की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं। क्या है? मैटर जो आपका एग्जिस्ट करता है वो 3 स्टेट्स के अंदर करता है। उसमें आपके सॉलिड्स भी आते हैं, उसके अलावा आपके लिक्विड्स भी आती हैं और उसके अलावा आपकी गैसेस भी आती हैं, ठीक है। अगर हम सॉलिड्स को कैटेगराइज करें तो इसमें मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो सेमी कंडक्टर्स आते हैं। उसके अलावा इसके अंदर इंसुलेटर्स भी आते हैं, ठीक है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके जो होते हैं फ्लूइड्स होते हैं कंप्लीट, और कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज या तो सॉलिड से रिजेम्बलेंस करती हैं या तो फिर गैसेस से रिजेम्बलेंस करती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होते हैं। और आपको पता है गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। आपने प्रोडक्ट टेबल के अंदर पढ़ा हुआ है कि एवरी गैस प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। ये आपको पता है कि सबके अंदर की ये डिफरेंस जो है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो मेटल्स में जो आपकी थर्मल एक्सपांशन आएगी उसके रिजल्ट्स आपके डिफरेंट आएंगे, ठीक है। अगर हम लीनियर एक्सपांशन की बात करें तो लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में जो आपकी एक्सपांशन रेशो होता है वो जो है बिल्कुल ही कम होता है। क्या होता है? इसको हम इंटरमीडिएट लिख सकते हैं।
क्या होता है, इंटरमीडिएट मींस दरमियाना, ठीक है। और जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं उनकी तो प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट होती हैं। ये एक्चुअली क्या हो जाते हैं, ज्यादा हीट देने की वजह से बर्न हो जाते हैं, ये एक्सपोंड नहीं करते, ज्यादातर क्या करते हैं, बर्न होते हैं। जैसे आपकी प्लास्टिक है, प्लास्टिक हो गई आपकी, और आपका वुड हो गया, इन दोनों को जब आप हीट करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, बर्न हो जाएंगे, ठीक है ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अब अगर हम मेन रीजन की बात करें तो आपको पता है कि जो आपके मैटर की कंपोजिशन होती है सॉलिड्स में डिफरेंट होती है, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, ठीक है। और अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स एंड एटम में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और अगर हम फिर गैसेस की बात करें तो उनमें लार्जर स्पेस होता है। तो जब ये एक्सपोंड करते हैं तो क्या रीजन होता है, जब हम इनको हीटअप करते हैं, सपोज कर लीजिए अगर हम जो है वो सॉलिड्स की बात करें तो क्या होता है, सॉलिड को एक आपने पढ़ा हुआ है डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। तो जब आप इनको हीटअप करेंगे तो जाहिरी बात है, आपने पढ़ा हुआ है कि ज़्यादा हीट को गेन करने की वजह से जो एटम्स होते हैं या जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक मोशन जो है वो क्रिएट करते हैं और वो एक दूसरे को एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी जो बाउंड्री लिमिट होती है वो एक्सटेंड हो जाती है, जिसको हम डिफाइन करते हैं थर्मल एक्सपांशन के अंदर। क्या करते हैं, वो आपकी एक्सपांशन लीनियर भी हो सकती है, वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकती है, और वो आपकी जो है वो सुपरफिशियल भी हो सकती है। तो ये मेन रीज़न है, क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीटअप करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होने की वजह से वो दीवारों के वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे और इसी वजह से ही उनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, जिसको हम डिफाइन करते हैं थर्मल एक्सपांशन के अंदर, ठीक है। तो आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि सर इन थर्मल एक्सपांशन के अंदर ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लीनियर एक्सपांशन की बात करें तो लीनियर एक्सपांशन में भी आपका जो लेंथ का रिलेशन था टेम्परेचर से वो डायरेक्ट था, ठीक है। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन में भी आपके वॉल्यूम का जो रिलेशन था वो टेम्परेचर से डायरेक्ट था, ठीक है। लेकिन आपके जो ग्राफ बनते हैं उनमें हमेशा हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को वर्टिकल रखते हैं और एक क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टल रखते हैं। सपोज कर लीजिए अगर हम यहाँ पे मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ आपको लीनियर एक्सपांशन के ऊपर, इससे आप अच्छे तरीके से जो है वो समझ जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेल्टा टी रखता हूँ टेम्परेचर, क्योंकि ये आपकी जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज ही होती रहेगी, और यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज, या आप 1 केल्विन भी रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, वो सॉरी आएगा, लेंथ आएगी। तो लेंथ आपकी होती है मीटर्स के अंदर, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर्स, यहाँ पे 3 मीटर्स, यहाँ पे 4 मीटर्स, इस तरीके से ये एक्सटेंड होती जाएगी। अब ये पॉइंट जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर सॉलिड के लिए आपका जो ग्राफ बने वो स्ट्रेट लाइन बने, लेकिन उस ग्राफ के अंदर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन वो जाएगा इसी डायरेक्शन के अंदर। फ्लक्चुएशन क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। फ्लक्चुएशन इस वजह से होती है, फ्लक्चुएशन वर्ड मीन्स वेरिएशन, वेरिएशन इस वजह से होती है क्योंकि आपके जितने भी सॉलिड्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट हैं। जितने भी आपके लिक्विड्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट हैं। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये जब एक्सपोंड करते हैं तो लाजमी नहीं है कि ये आप जब डायरेक्ट रिलेशन को प्रूव करें तो आपका जो ग्राफ बने वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बने। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने मैट्रिक क्लास के अंदर एक टॉपिक डिस्कस की थी हमने, एनामालस एक्सपांशन, ठीक है। एनामालस एक्सपांशन में अगर आपको याद हो तो वाटर की नेचर होती है
कि वाटर आपका 0 सेंटीग्रेड टू 4 सेंटीग्रेड ही एक्सपांड करता है, 0 सेंटीग्रेड टू 4 सेंटीग्रेड ही एक्सपांड करता है, लेकिन 4 सेंटीग्रेड के बाद भी एक्सपांड करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? ये हो गई वाटर की। इसी तरीके से जितने हमारे अदर सब्सटेंसेस हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, लीनियर क्वांटिटीज के अंदर, लीनियर एक्सपांशन के अंदर, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन के अंदर, और इसी तरीके से ही सुपरफिशियल एक्सपांशन के अंदर। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो न्यू टॉपिक के साथ हम जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।